नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और फिर हाजिर हूं आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है, और हम चलते चलते चैप्टर नंबर 10 में पहुंच गए। और 10 नंबर जो चैप्टर है वो है संविधान का संशोधन से रिलेटेड चैप्टर है। और इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368 368 के बारे में पढ़ेंगे। और ये भाग 20 है, दोनों चीजें याद रखनी है आपने को, आर्टिकल 368 और भाग 20 का आज हम अध्ययन करेंगे। देखो, इस चैप्टर में, इस वीडियो में आप देखोगे कि भारत का जो संविधान है उसमें जो संशोधन का जो तरीका है उसको हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के अंत में भारतीय संविधान की जो अनुसूची है, कौन कौन सी अनुसूची है, उसके बारे में भी एक नजर डालेंगे। तो दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, अनुसूची की बात कर लो चाहे आर्टिकल 368 की बात कर लो, दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना आप, ताकि अनुसूचियों के बारे में भी जो चर्चा होगी उसमें आप भाग ले सको। देखो, भारतीय संविधान को हम पढ़ रहे थे, तो भारतीय संविधान की एक अलग विशेषता है भारतीय संविधान में संशोधन की। और संशोधन की अलग विशेषता यह है कि कहा जाता है कि भारतीय संविधान न तो ज्यादा कठोर है और न ज्यादा लचीला, अर्थात बीच का सा मार्ग इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया में है। अब देखो, सवाल उठना लाजमी है कि कोई भी संविधान जो बना हुआ है, अपना संविधान 1950 में बना और अभी वर्तमान में आते आते 105 संविधान संशोधन हो गए। ये संविधान संशोधन क्यों जरूरी होते हैं? देखो, प्रकृति में कोई भी चीज होती है वो हो सकता है एक समय के लिए वो उचित हो, लेकिन समय समय पर यदि उसमें बदलाव नहीं किया जाए तो हो सकता है उसकी बहुत सारी चीजें अनुपयुक्त हो जाए। और इसीलिए प्रत्येक संविधान, चाहे किसी भी देश का संविधान हो, उसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है। दो प्रकार के संविधान होते हैं संसार के, देखें हम तो दो प्रकार के संविधान है। एक अमेरिका का संविधान मान लो उदाहरण, और एक इंग्लैंड का संविधान मान लो। इंग्लैंड का संविधान में जो संशोधन का तरीका है वो बड़ा सरल है, ठीक है, लचीला संविधान है, आसानी से उसमें बदलाव किया जा सकता है, उसकी बात करेंगे। और अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है, जिसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो दो प्रकार के संविधान है संशोधन की, उसकी प्रकृति के हिसाब से देखें तो संविधान दो प्रकार के, एक कठोर संविधान और एक लचीला संविधान। लचीला संविधान ऐसा संविधान जिसमें बदलाव आसानी से किए जाए तो वो लचीला संविधान होता है, और एक ऐसा संविधान जिसमें बदलाव बड़ी मुश्किल से होता है वो कठोर संविधान। अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान कौन सा था? कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। और लचीले संविधान की बात करें तो इंग्लैंड इसका एक एग्जांपल कह सकते हैं। लेकिन मैं भारत की बात करूं तो भारत का संविधान न तो कठोर है न लचीला, दोनों का मिश्रण, कठोर भी है लचीला भी है, बीच का सा रास्ता अपनाया गया। उसी को हम पढ़ेंगे और इस आर्टिकल 368 के बारे में डिटेल से देखेंगे। पढ़ते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट से देखना है, आज का जो चैप्टर है वो है संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 की हम जिक्र करने वाले हैं। ध्यान से एक एक चीज को हम समझेंगे। संविधान के भाग 20 में, मैंने पहले ही बताया था, संविधान के भाग 20 में, भाग भी याद रखना है, भाग 20 में किसका प्रावधान किया गया है? संविधान में संशोधन का। और इसमें एकमात्र आर्टिकल है 368। संसद को संविधान और इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। जो 368 जो संविधान है वो ये कहता है कि संसद है संविधान में बदलाव कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। बदलाव परिवर्तन से मतलब ये है कि नए उपबंध भी जोड़ सकती है, नए मतलब नई चीज जोड़ सकती है, किसी चीज को हटा सकती है, किसी उपबंध को हटा भी सकती है, और किसी जो उपबंध है उसमें संशोधन भी कर सकती है। अर्थात तीन बातें हैं, कोई चीज है वो नई जोड़ सकते हैं, पुरानी चीज है जो उसको हटा सकते हैं, और कोई जो उपबंध लिखा हुआ है उसमें बदलाव भी कर सकती है। तीनों चीजें नई जोड़ सकती है, हटा भी सकती है और बदलाव भी कर सकती है। इन तीनों चीजों को क्या कहते हैं? संविधान में संशोधन कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती जो विवाद था, केशवानंद भारती मामला जब 1973 में था, उसमें कहा गया संसद संविधान में सब कुछ बदल सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यह सिद्धांत है सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में कहा कि वो किसको चेंज नहीं कर सकती, संसद केवल मूल ढांचे को। मूल ढांचे में कुछ बातें रखेगी, एक अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मूल ढांचे की बात। जैसे मान लो कि संसद ये नहीं कर सकती कि भारत में लोकतंत्र की जगह, या मान लो संसदात्मक शासन प्रणाली जो है उसकी जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं लगा सकती, क्योंकि संसदात्मक शासन संविधान का मूल ढांचे के अंतर्गत आती है। तो मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती, बाकी संसद है वो संविधान में बदलाव कर सकती है। यही आता है आर्टिकल 368 या भाग 20 में आता है।
ठीक है। अब इसको आगे हम देखेंगे तो देखो संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया 368 है उसमें क्या क्या बातें आई है। पहली बात जो आती है वो संविधान में संशोधन का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। पहली बात, जो संविधान में संशोधन जो होता है वो कहां स्टार्ट होता है, केवल और केवल संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा भी हो, लोकसभा में भी प्रारंभ किया जा सकता है, और वो राज्यसभा है तो राज्यसभा में भी प्रारंभ किया जा सकता है। किसी भी सदन में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जा सकती है, लोकसभा में भी हो सकती है और राज्यसभा में भी हो सकती है, पहला पॉइंट। दूसरी बात है कि विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति जरूरी। दो बातें कि जो संविधान में संशोधन का जो विधेयक होता है वो किसी मंत्री के द्वारा भी रखा जा सकता है और किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी रखा जा सकता है। गैर सरकारी जो सरकार का हिस्सा नहीं, विपक्ष का भी हो सकता है। तो गैर सरकारी सदस्य जो मंत्री नहीं है, गैर सरकारी का मतलब मंत्री नहीं है, वो सदस्य भी संविधान संशोधन का विधेयक किसी भी सदन में रख सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, मंत्री भी रख सकता है। और जो बिना मंत्री का सदस्य, बिना पोर्टफोलियो का है तो वो भी व्यक्ति, वो संसद सदस्य भी उस विधेयक को रख सकते हैं। दो बातें क्लियर हुई। तीसरी बात है कि संविधान संशोधन, एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बड़े डीपली ध्यान से देखना है। तीसरी बात है कि संविधान जो संशोधन विधेयक जो होता है उसको संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कई विधेयकों में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति के पूर्व परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। मोस्ट चीज आ रही है आगे मैं बताऊंगा बहुत सारी प्रक्रियाओं में जहां आपको मैं कानून में परिवर्तन, कानून विधेयक रखने की मैं बताऊंगा कि कई में राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन से ही रखा जा सकता है। अलग वीडियो में आप देखोगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी जो बात है, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करवाना आवश्यक है। यह बहुमत कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा होना चाहिए। तीसरी जो बात महत्वपूर्ण है कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वो दोनों सदनों में एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जो कोई विधेयक रखा गया और रखने के बाद में जब उसके लिए वोटिंग होगी तो कितने सदस्य वोटिंग उसके पक्ष में करेंगे, तब जाके वो पारित होगा 2/3। मान लो लोकसभा में 545 सदस्य हैं। अब 545 सदस्य उस समय प्रेजेंट नहीं थे, उस समय मान लो आप के 450 सदस्य प्रेजेंट थे, तो 450 जो प्रेजेंट सदस्य थे उसका 2/3 कितना हुआ, 300 सदस्य उसमें उसके पक्ष में होना चाहिए, प्लस विशेष बहुमत में इसका आधे से ज्यादा, मतलब 300 सदस्य मिनिमम होने जरूरी है। ये होता है विशेष बहुमत, इसकी हम चर्चा करेंगे अभी। तो विशेष बहुमत से ही देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो आर्टिकल 368 है उसमें देखो संशोधन, जो संविधान का संशोधन होता है उसके 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की परमिशन। लेकिन 368 जो है वो केवल विशेष बहुमत की बात करता है, अभी समझेंगे। तो कहने का मतलब है कि 2/3 सदस्यों की परमिशन आवश्यक है। 2/3 सदस्य उसके पक्ष में, जो वोटिंग करने वाले सदस्य हैं वो 2/3 सदस्य उसके पक्ष में वोट करे तब जाकर वो पारित माना जाता है, ठीक है। और प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। देखो इसमें एक और चीज है कि जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है उसमें प्रत्येक सदन में उसको विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। पहले लोकसभा में स्टार्ट किया है तो फिर राज्यसभा में पारित करो, पहले राज्यसभा में स्टार्ट किया है तो फिर लोकसभा में पारित करो, अलग अलग पास करना जरूरी है। और इसमें जो संयुक्त अधिवेशन, जो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है उसका प्रावधान इसमें नहीं। साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक हो सकती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें संयुक्त बैठक नहीं करवाई जा सकती। इंपॉर्टेंट चीज आई, यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था में संशोधन के मुद्दे पर होता है तो उसमें विशेष बहुमत के साथ, देखो यदि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान में बदलाव हो रहा है जिसमें संघीय ढांचे में कुछ बदलाव आ रहा है तो उसमें विशेष बहुमत, जो ये मैंने बताया 2/3 सदस्यों द्वारा,
प्लस आधे राज्य की विधानमंडलों द्वारा पारित होना चाहिए। आधे राज्य जो 28 राज्य है तो 14 राज्य भी उसको परमिशन दे तब जाकर वो संविधान। दो प्रकार के मैंने अभी बताया संविधान संशोधन, एक विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की परमिशन। तो संघीय ढांचे में यदि बदलाव किया जा रहा है तो वहां आधे राज्यों की परमिशन। तो यहां देखकर लगता है कि भारत का संविधान कठोर है। और यदि पहला तरीका देखें जहां साधारण बहुमत, देखो अभी हम चर्चा करेंगे साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की परमिशन का क्या मामला है। अगली बात देखते हैं, राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और यदि लोकसभा और राज्यसभा या लोकसभा राज्यसभा प्लस आधे राज्यों ने परमिशन दे दी है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करनी होती है, न तो उस विधेयक को वापस लौटा सकता है, न कोई जेबी वीटो का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति को बिना सोचे समझे उस पर साइन करनी होती है यदि संविधान संशोधन विधेयक है तो। 5-6 मोटी मोटी बातें बताई, उसको समझ में आएगी, अभी अब डिटेल से देखेंगे। लेकिन यहां देखो ये चीजें जो है, राष्ट्रपति वाली बात, संयुक्त अधिवेशन वाली बात, और एक मैंने कहा था कि ये किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तीन जो चीजें हैं तीनों काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है संविधान संशोधन विधेयक के मामलों में। बात करेंगे संशोधन के प्रकारों की। मैं कह रहा था संशोधन के प्रकारों की बात करें तो संशोधन के प्रकार, जो कोई भी संविधान है उसमें संशोधन के 3 प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार होता है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत की मैं बात करूं तो साधारण बहुमत को आप यूं समझ सकते हो कि जैसे मान लो भाई 545 सदस्य है और वोट मान लो 400 ने डाले, तो साधारण बहुमत का मतलब है 400, आधे से एक ज्यादा। साधारण बहुमत का मतलब आधे से आधे प्लस 50% प्लस 1, यदि पक्ष में है तो वो होता है पारित, साधारण बहुमत कहलाता है, आधे से एक ज्यादा। ठीक है। दूसरा जो संशोधन का प्रकार होता है वो होता है संसद का विशेष बहुमत। संसद का विशेष बहुमत का मतलब मत देने वालों का 2/3 बहुमत। देखो दोनों को आपको ध्यान से समझना कि साधारण बहुमत तो ये कहता है कि भाई जितने वोट डालने, वोट मान लो 400 की वोटिंग पड़ी तो आपके पास 201 वोट मिले तो वो पारित माना जाएगा साधारण बहुमत के मामले में। और संसद का विशेष बहुमत का मतलब ये होता है, दोनों को ध्यान से समझना, अंतर आप समझना। विशेष बहुमत है मान लो 545 सदस्य है, ठीक है, और 545 सदस्य तो 2/3 की अब बात करें तो 2/3 545 का कितना हुआ, मतलब 360 के लगभग, मान लो 362 एग्जांपल मान लो आप। लेकिन मान लो वोट 545 तो सारे सदस्य है, लेकिन वोटिंग करने मान लो उस समय आए 450 सदस्य, तो 450 सदस्यों ने वोट डाला तो उसका 2/3 कितना हुआ, देखो ये हुआ 300। अब देखो जो विशेष बहुमत वाली बात है ये कहती है कि कम से कम 300 सदस्य प्लस सदन का बहुमत, दोनों चीजें हैं। देखो इसको ध्यान से समझ, सदन का बहुमत कितना हुआ 200 और 23 हुई, ठीक है। विशेष बहुमत में आता है कि सदन का तो बहुमत, सदन मतलब लोकसभा की बात करें तो सदन में 545 सदस्य तो बहुमत का मतलब 223, आधे से ज्यादा हो गया, प्लस 2/3 सदस्य। 2/3 सदस्य मतलब उस समय वोट डालने मान लो 450 आए तो कितने सदस्य 300, तो जो इनमें से ज्यादा होगा वो उसको पारित करवाने के लिए आवश्यक होगा। नहीं समझे होंगे गणित, वापस मैं समझाऊंगा आपको, तो ध्यान से समझना इस गणित को, आप ध्यान से समझना कि भाई साधारण बहुमत का तो मतलब ये है कि भाई सीधी सी कहानी है कि वोट डालने जो आए उस समय जो उपस्थित सदस्य है उसका 50% प्लस 1, ये तो सीधी है। मान लो 300 सदस्य आए, 300 का वोट पड़े तो 300 का आधा कितना होता है 150 प्लस 1, मतलब 151 सदस्य पक्ष में है तो वो विधेयक पारित हो जाता है। संसद का विशेष बहुमत, विशेष बहुमत में कहा है कि सदन का बहुमत प्लस 2/3, देखो दोनों चीजें हैं, सदन का बहुमत प्लस मत देने वालों का 2/3, ठीक है। इसको समझेंगे तो देखो मान लो लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में कितने हैं 545 सदस्य, तो पहली बात सदन का बहुमत, सदन का बहुमत मतलब 545 का आधा कितना हुआ 250 प्लस 273 हुए, 273 सदन का बहुमत प्लस 2/3 मत। अब मत देने वाले मान लो उसी दिन 300 व्यक्ति आए तो मत देने वाला का 2/3 कितना होता है 2/3 गुणा 300,
तो यह आया 200। तो उस दिन यदि विधेयक पारित करवाना है तो ये दोनों शर्तों में से जो ज्यादा चाहिए, 273 ज्यादा है, तो 300 सदस्य भी यदि वोट डालते हैं तो कितने सदस्यों का सिग्नेचर चाहिए? 273 का। ये होता है विशेष बहुमत। ध्यान से समझना इसको, विशेष बहुमत ये होता है। और ये मिलना, अब मान लो 300 सदस्य वोटिंग डालने आए और उसमें से 273 सदस्य एक तरफ होना थोड़ा सा कठिन होता है। इसीलिए भारत का संविधान कठिन भी है, भारत का संविधान लचीला भी। यहां तो कुछ जोर ही नहीं आ रहा था और यहां बहुत जोर आ रहा है। और यदि अमेरिका के संविधान की बात करूं तो वो और भी कठिन है। तो दो तरीके मैंने बताए संविधान संशोधन के। तीसरा जो तरीका है, तीसरा तरीका आप देखोगे तो तीसरा ये तरीका कहता है कि संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन, कि ये प्रक्रिया होनी चाहिए। और प्लस जो भारत के जितने भी राज्य हैं उनसे आधे राज्य, मान लो 28 राज्य है तो कितने राज्यों की विधानसभा की परमिशन चाहिए? 14 राज्यों की विधानसभा भी। तो ये इससे भी क्या हुआ? कठिन हुआ। अमेरिका की मैं थोड़ी सी बात कर लूं तो अमेरिका की जो संविधान है, मैंने कहा बहुत ज्यादा बदलना बहुत कठिन है। तो वहां क्या होता है कि भारत में जो आधे राज्यों की परमिशन की बात आई है, देखो जो अमेरिका है वहां जो दोनों सदन है अमेरिका के, वहां दोनों सदनों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, प्लस आधे राज्य नहीं है। वहां राज्यों की संख्या भी कितनी है? 2/3 है। जबकि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? आधे राज्य। 2/3, मान लो अमेरिका में 50 राज्य है तो 50 राज्यों में से 34 राज्यों की परमिशन जरूरी है। तो यहां अमेरिका का संविधान भारत से भी ज्यादा कठिन है। जबकि इंग्लैंड के संविधान में बदलना है तो पहले तरीके से ही आराम से बदलाव हो जाता है। जबकि भारत में यह तरीका है, कुछ मामलों में यह तरीका है और कुछ मामलों में यह तरीका, 3 तरीके। लेकिन मैं बात कर रहा था आर्टिकल 368 जो है वो केवल 2 प्रक्रियाओं का, 2 नंबर और 3 नंबर का जिक्र करता है। पहले नंबर का जिक्र आर्टिकल 368 के तहत नहीं है। तो 368 के तहत 2 प्रक्रियाएं हैं। वास्तव में संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं? 3 प्रक्रियाएं हैं। एक एक को समझेंगे कि कौन कौन से बिंदु जो है वो संसद के साधारण बहुमत से पारित होते हैं। देखो इस गणित को मैंने अभी समझाया, कोशिश करना आप कैलकुलेट करना कॉपी पेन लेके उठा के कि किस प्रकार होता है और इसको भी समझने की कोशिश करना। तो तीनों को एक एक को देखेंगे हम। पहली बात करें कि संसद के साधारण बहुमत जो है उससे क्या क्या बदलाव किया जा सकता है। एक एक बिंदु को देखेंगे जहां आपको केवल वोट डालने से आधे 50% से एक ज्यादा हो, आराम से बदलाव किए जा सकते हैं। कुछ बिंदु है आपको याद रखना चाहिए। नए राज्यों का प्रवेश और गठन, जो भी नए राज्य जो बनते हैं, नए राज्य बनाने हैं, नए राज्य का नाम बदलना है, सारा का सारे नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों की सीमाओं में बदलाव है, वो सारा का सारा काम है वो साधारण बहुमत से हो जाता है। विशेष बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं। राज्यों के मामले में राज्य का नाम बदलना हो, नए राज्य का निर्माण करना हो, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश करना हो, नए राज्यों का गठन करना हो, सारे के सारे क्या होते हैं? जो साधारण बहुमत से 1 नंबर की जो प्रोसेस है उसके तहत होते हैं। राज्य विधान परिषद का निर्माण के राज्यों में जो विधानसभा तो होती है सब में, लेकिन किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो वो साधारण बहुमत से हो जाती है। मोस्ट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, साधारण विधान परिषद का गठन है वो साधारण बहुमत से होता है। संसद के साधारण बहुमत से किया जा सकता है किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन। अगली मैं बात करूं तो दूसरी जो अनुसूची है, अनुसूचियों का जिक्र है आपको, अनुसूचियों का मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में देखेंगे अनुसूची के। लेकिन दूसरी जो अनुसूची है जिसमें आप राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष की बात करो, न्यायाधीश आदि के लिए जो तनख्वाह होती है, विशेष अधिकार होते हैं। मान लो किसी राष्ट्रपति की तनख्वाह बढ़ानी है, ठीक है, राज्यपाल की तनख्वाह बढ़ानी है, ठीक है, कोई लाभ और देना है, लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं, न्यायाधीशों की तनख्वाह बढ़ानी हो, चेंजेस करना, तो ये सारा क्या संसद के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। चौथी बात आई। 5वीं बात देखें तो संसद की जो गणपूर्ति का मामला होता है, कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए, इस मामले में भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कुछ मैंने बताई। 6ठे नंबर पे देखो संसद सदस्यों का वेतन और भत्ते। देखो बार बार हमने देखा है, हमारा विचार आता है कि संसद के सदस्य जो होते हैं, संसद के सदस्य अपने तनख्वाह जो बढ़ाते हैं वो बार बार बढ़ाते रहते हैं। लोगों को विरोध भी होता है कि यार अपनी तनख्वाह खुद ही बढ़ा लेते हो। तो वहां विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, केवल 50% से ज्यादा कह भाई तनख्वाह बढ़ा लो तो वहां बढ़ जाती है तनख्वाह। तो संसद के साधारण वेतन और भत्तों की बात करें तो वहां भी साधारण बहुमत की बात करें। संसद की प्रक्रिया, नियम, संसद की प्रक्रियाओं में चेंजेस करना है, कोई नियम बनाना है तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा संसद इसके सदस्यों और इसकी समितियों के विशेष अधिकारों की बात करें तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद में अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग हो रहा है उसमें बदलाव करना है, परमिशन देने साधारण बहुमत की है। उच्चतम न्यायालय के और न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश रखने हैं, कितनी संख्या बढ़ानी है, इस मामले में डिसीजन करना है साधारण बहुमत से होगा। कुछ आपको याद रखना है, एक एक क्रम
क्रम से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। राजभाषा का प्रयोग का मामला है। नागरिकता प्राप्ति, नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद आपने पढ़ रखे थे, नागरिक किसी व्यक्ति को नागरिकता देनी है, किसी को समाप्त करनी है, तो ये सारे के सारे साधारण संसद और राज्य विधानमंडल का निर्वाचन जो है, ये सारे के सारे मामले किसके अंतर्गत आते हैं? निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्माण। सिंपल भाषा में देखें तो मोटे मोटे काम है, चाहे राष्ट्रपति की तनख्वाह हो, संसद सदस्यों की तनख्वाह हो, उच्चतम न्यायालय का मामला हो, राजभाषा का मामला हो, संसद की जो समितियां हैं उसका मामला हो, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश है, निर्वाचन क्षेत्र का जो पुनर्सीमांकन है उसका मामला भी साधारण विधेयक से पारित होता है। 5वीं अनुसूची जो अनुसूचित जनजाति और जातीय है, इसके मामले में भी साधारण बहुमत से। लेकिन ये सारा का सारा आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं है, मोटे मोटा आपको देखना है। दूसरे जो मैंने प्रोसेस बताया था, दूसरा संसद का विशेष बहुमत। विशेष बहुमत की हम बात कर रहे थे 2/3, ठीक है। तो 2/3 में विशेष बहुमत की बात करें तो इसमें मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, और जो पहले और तीसरे में नहीं है, जो 3 प्रकार बताए ना मैंने, पहले साधारण बहुमत वाला और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की परमिशन। इसके अलावा जो बच गए वो उसमें विशेष बहुमत की आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मूल अधिकार याद रख लेना है, नीति निर्देशक तत्वों में को बदलाव करना है तो वो, और प्लस वो सभी जो प्रथम और तृतीय में शामिल नहीं है, वो सारे के सारे संसद के विशेष बहुमत अर्थात 2/3 से पारित होने आवश्यक है। तीसरा मैंने तरीका बताया, तीसरा जो तरीका बताया विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। मैंने कहा कि 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडलों की परमिशन। देखो मैं बता दूं, आधे राज्यों की विधानमंडलों की परमिशन की जो बात है, कोई भी संसद विधेयक जो संशोधन विधेयक है वो 2/3 बहुमत से पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में अलग अलग पारित करना पड़ता है और फिर उसको अलग अलग राज्यों के पास भेजा जाता है। मान लो भारत में 28 राज्य है, तो 28 राज्यों में से 14 राज्य यदि परमिशन दे दे, आधे राज्यों की परमिशन मिल जाए, आधे राज्यों की विधानसभा की परमिशन मिल जाए, तब जाकर वो संविधान संशोधन माना जाता है। और इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि जो विधानसभाओं में जो अनुमोदन होता है वो केवल साधारण बहुमत से होता है। वहां विधानसभा में जो बात आएगी उसमें कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होगी, साधारण बहुमत। उस विधानसभा में केवल क्या चाहिए? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब आधे से एक ज्यादा सदस्य परमिशन दे दे तो उस विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा द्वारा वो पारित हो जाता है। कुछ भी बातें बताऊंगा, इसमें आपको एक ही ध्यान रखना है कि जो संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की परमिशन उन्हीं मामलों में चाहिए जहां अपनी संघीय व्यवस्था से संबंधित मामले हो। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जहां केंद्र और राज्यों से संबंधित मामले प्रभावित होते हो, कि संविधान में केंद्र और राज्यों को अलग अलग शक्तियां दी गई है। जहां ये मामला आए कि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है, राज्य ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है, या दोनों को सम्मिलित रूप से सोचना चाहिए, तो वहां क्या होता है, विधानसभाओं से, आधे राज्यों की विधानसभाओं से पूछा जाता है। बाकी संविधान संशोधन में विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है, केवल और केवल संसद में ही स्टार्ट होता है, लेकिन इसको परमिशन के लिए बाद में विधानसभाओं को भेजा जाता है। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कुछ बिंदु कौन कौन से हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन है, वो क्या है? इस बहुमत की विशिष्ट बहुमत प्लस विधानमंडलों की परमिशन चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो प्रक्रिया है वो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कौन सी होनी चाहिए, उस मामले में यदि चेंजेस करना है अपने संविधान संशोधन में तो ये बहुमत चाहिए। तीसरी हम बात करें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के कहने मतलब केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी जा रही है तो वहां ये बहुमत चाहिए। चौथी में बात करूं तो संघीय क्षेत्रों में उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है उस मामले में भी इसको, क्योंकि इन सबको आप देखोगे तो उसमें केंद्र राज्यों का संबंध प्रभावित होता है। तो 4 हमने देखे। 5वीं बात देखे तो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में चाहे संघ की केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां बढ़ानी है तो भी राज्यों को पूछना पड़ेगा, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति बढ़ानी है तो भी क्या है, आधे राज्यों की परमिशन आवश्यक है। 6ठी में बात करूं संघीय न्यायपालिका की बात करें, उच्चतम न्यायालय का कार्य क्षेत्र बढ़ाना है, चेंजेस करना है तो उसमें भी क्या होना चाहिए, आधे राज्यों की परमिशन चाहिए। राज्यों में उच्च न्यायालय में कोई चेंजेस करना है तो भी राज्यों से पूछा जाना चाहिए। अलग है 7वीं अनुसूची में कोई मुद्दा जोड़ना है, घटाना है तो उसमें भी क्या होना चाहिए, राज्यों से पूछा जाना चाहिए। संसद और राज्यों के प्रतिनिधि, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो मतलब है कि जैसे लोकसभा में उस राज्य की, जैसे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में 25 सीटें बढ़ाकर चेंजेस करना है तो वहां किसकी परमिशन चाहिए, राज्यों की परमिशन चाहिए।
संघ और राज्यों में विधायी संबंधों की बात करनी है तो उसमें भी राज्यों की परमिशन चाहिए। तो मोटा मोट हमने देखा कि ऐसे मामले जिससे केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हो उनमें आधे राज्यों की परमिशन प्लस 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और जहां मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों की बात आए तो विशेष बहुमत क्या आती है और बाकी सारा का सारा मामला साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। तो ये तो थी अपने जो आर्टिकल 368 की चर्चा। और हमने बात की इसमें देखो बार बार जो आ रहा है 7वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो वीडियो के अंत में हम देखेंगे पेशेंस है कि वो अनुसूचियां कौन कौन सी है, भारत में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं क्या है, तो उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, हम संविधान की 12 जो अनुसूचियां वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं 12, तो उसको एक एक के देखते हैं कि 12 अनुसूचियां कौन कौन सी है। तो मेरे ख्याल से 368 जो आर्टिकल था भाग 20 जो था उसमें मोटे मोट अपने को एक एक के बिंदु तो याद नहीं हो सकता कि साधारण बहुमत से सारे के सारे आपको याद हो, लेकिन मोटे तौर से अपने आइडिया हो गया होगा कि साधारण बहुमत से कौन से होते हैं, विशेष बहुमत से कौन से होते हैं और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की परमिशन से कौन कौन से होते। बात करेंगे हम 12 अनुसूचियों की, ध्यान से देखेंगे एक एक अनुसूची को। याद रखना है इसको, पहली जो अनुसूची है संविधान में, पहली जो अनुसूची है वो ये कहती है, पहली अनुसूची जैसे आपने संविधान में पहले अनुच्छेद पढ़ा था आपने, तो वहीं से आपको पहली अनुसूची भी याद रखनी है। भारतीय संघ के राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के नाम और उसके क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक पहला भाग जो था उसमें मैंने बताया था कि यह किससे संबंधित है, भारतीय संघ से संबंधित, मतलब भारत कैसा है, भारत संघ। तो ये है अनुसूची नंबर 1। एक एक अभी याद रख लेना। पहली अनुसूची भारतीय संघ जिसमें राज्यों की बात आएगी, संघ शासित प्रदेशों की बात आएगी, अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 1 अनुसूची 1 और आर्टिकल 1 एवं 4। ठीक है। दूसरी जो बात करें, दूसरी अनुसूची कहती है कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान से देखना इसको, मैं कह रहा था राष्ट्रपति की बात, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं का अध्यक्ष, उपसभापति, विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है उनको कितना वेतन मिलेगा, कौन से भत्ते मिलेंगे, पेंशन कितनी होगी और उनके विशेष अधिकार क्या होगा, इसके लिए कौन सी अनुसूची है, दूसरी। पहली बात, पहली जो आई भारतीय संघ मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। दूसरी आई विभिन्न बड़े अधिकारी, आप यूं याद रख लो, बड़े जो पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो सारे हैं उनसे संबंधित दूसरी अनुसूची। तो पहला राज्यों से संबंधित, दूसरा बड़े अधिकारियों से संबंधित, बड़े पदाधिकारियों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची है, तीसरी है केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ। तीसरी जो है वो है शपथ से संबंधित के जो भी व्यक्ति शपथ लेंगे, चाहे केंद्र के मंत्री शपथ लेंगे, राज्य के मंत्री जो शपथ लेते हैं, संसद के सदस्यों को शपथ लेनी पड़ती है, राज्य विधानसभा के सदस्यों को शपथ लेनी पड़ती है, न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ लेनी पड़ती है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को शपथ लेनी पड़ती है। तीसरी आई शपथ से। ये देखो, ये भारत है, इसमें राज्य और केंद्र है, ये जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते हैं, इसमें है शपथ। ठीक है, 3 हो गए। 3 अनुसूचियों की बात हमने की। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी कितनी सीटें होगी। ये कहता है कि आर्टिकल 4 और अनुच्छेद 80 में इसका जिक्र किया गया कि भाई इस राज्य की कितनी सीटें होगी, इस राज्य की कितनी सीटें होगी और इस राज्य की कितनी सीटें होगी, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की। तो चौथी अनुसूची क्या कहती है, सीटों की बात करती है। चौथी में यह लिख दूं तो ये क्या किसकी बात करती है, सीटों की। पांचवी जो अनुसूची है वो पांचवी केवल SC ST की जो प्रशासन है, आर्टिकल 244, उसमें SC और ST से संबंधित है, उनका प्रशासन किस प्रकार होगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उनका प्रशासन कैसे होगा। तो जो मैं 5 नंबर डाल रहा हूं इसमें SC ST क्षेत्र जो है, क्षेत्र है, ये जातीय नहीं क्षेत्र है, SC ST क्षेत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में नियंत्रण किस प्रकार होगा, अनुसूची 5।
छठी जो अनुसूची है वो भी इसी से मिलती जुलती है। छठी है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय जो क्षेत्र है, आदिवासी जो क्षेत्र है, उनके बारे में उल्लेख। तो पांचवी जो कहती है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का नियंत्रण के बारे में, और छठी विशेष राज्य जो है पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, 4 राज्यों के बारे में अनुसूचित 6 कहलाती है। और इसमें कैसे जनजातियों में उनका नियंत्रण होगा, जनजातियों के रहन सहन के प्रशासन के बारे में, इसके बारे में जिक्र है छठी अनुसूची। 7वीं जो अनुसूची है मोस्ट है, 7वीं अनुसूची याद रखना। 7वीं अनुसूची क्या कहती है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस अनुसूची में 7वीं जो अनुसूची है इसमें कहती है कि केंद्र सरकार के पास, केंद्रीय सरकार के पास कौन कौन से काम है, राज्य सरकार के पास कौन कौन से काम है और कौन से काम दोनों के पास है। तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है 7वीं अनुसूची में। जिसमें आप बता दूं मैं आपको कि संघ सूची में वर्तमान में देखें तो लगभग 100 विषय है। 100 विषय है। संघ सूची में कितने 100 विषय है? 100। राज्य सूची में कहे तो 61 और समवर्ती सूची में कहे तो 52 विषय वर्तमान में है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का मतलब है केंद्र और राज्यों के बीच आपस में शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची की बात करें, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। 8वीं अनुसूची है, इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो डाली गई है। वर्तमान में भाषाएं कितनी डाली गई है? 22। और जब भारत का संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में डाला गया था। राजस्थानी भाषा के लिए प्रयास किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग भाषाओं के लिए प्रयास हो रहा है, राजस्थानी भाषा के लिए भी हो रहा है कि उसको 8वीं अनुसूची में डाला जाए, लेकिन वर्तमान में राजस्थानी भाषा नहीं है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भूमि सुधार, देखो 8 अनुसूचियां जो संविधान बना था उससे उस समय थी। 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा उस समय चल रही थी, उसको समाप्त करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? देखो इस अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। तो 2 चीजें सामने आ रही है। प्रथम संविधान संशोधन भी आपने को याद रखना है, 1951 में हुआ। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में सम्मिलित कानून को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। उच्चतम न्यायालय 2007 में दिए गए निर्णय के अनुसार इस अनुसूची में सम्मिलित कानून की समीक्षा की जा सकती है। पहले यह था कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें मामले में दखलंदाजी नहीं दे सकते, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, हम दखलंदाजी इसमें भी दे सकते। आर्टिकल 31 है जो संपत्ति का जो अधिकार था उसके बारे में आपने पढ़ा, तो उसी से रिलेटेड थी 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो बाद में जोड़ी गई ये थी दल बदल विरोधक कानून के रूप में। दल बदल विरोधक कानून का मतलब है 52वां जो संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, याद रख लेना, 52वां जो संविधान संशोधन विधेयक था वो किससे संबंधित था? दल बदल विरोधी कानून, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कोई भी सदस्य जिस पार्टी से चुनकर आएगा वो उसी पार्टी का सदस्य रहेगा। यदि वो पार्टी चेंज करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसमें आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 भी है। तो 52वां संविधान संशोधन, और इसमें अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 10 तक देखा। 11वीं अनुसूची फटाफट देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जो शक्तियां दी गई थी उससे संबंधित थे। पंचायत के उत्तरदायित्व, शक्तियां और प्राधिकारों से संबंधित नियम बनाए गए। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद है 243(6), जिसमें विभिन्न कार्य, पंचायतों के विभिन्न कार्यों का जिक्र इसमें आया। 11वीं अनुसूची, तो यह भी महत्वपूर्ण। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। और 12वीं जो अनुसूची, अंतिम अनुसूची है, वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। और ये भी 73वें के बाद में जस्ट उसी समय 74वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके आधार पर जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद था 243(b). तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से और 12वीं है नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो 12 अनुसूचियों को एक क्रम में वापस देख लेना आप फटाफट के। 12 अनुसूचियां कौन कौन सी थी एक बार मैं फटाफट आपको वापस रिवीजन करवा दूं तो देखोगे आप। पहली अनुसूची भारत से, दूसरी वेतन, तीसरी शपथ, ठीक है, चौथी आपकी सीटों का आवंटन, 5वीं SC/ST के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र था वो, और छठा जो था विभिन्न राज्य असम, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय के लिए जो क्षेत्र था
उसके लिए था। 7वीं सूची है केंद्र राज्य संबंधों के लिए, 8वीं सूची है भाषा से संबंधित, 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से संबंधित, 10वीं अनुसूची आप देखोगे अभी 10वीं अनुसूची आप यहां दे रखे, 10वीं अनुसूची जो दल बदल निरोधक कानून है वो, 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और 12वीं नगर पालिकाओं से संबंधित। इस प्रकार आपको एक साथ में 12 अनुसूचियों के नाम आपको मोटे मोट पता होना चाहिए। ये आर्टिकल मैं आपको याद करवाता रहूंगा, अभी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अभी आज आपने पढ़ा 368 याद हो गया, इसी प्रकार भाग 20 याद हो गया, तो अनुच्छेद हम धीरे धीरे हम समझते रहेंगे, बाकी अनुसूचियां आपको मौखिक आनी चाहिए। तो ये था आपका इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसमें 368 के बारे में पढ़ा और एक्स्ट्रा हमने पढ़ी अनुसूचियों के बारे में। एक नए वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, लेकिन जिन्होंने वीडियो कंप्लीट देखा है, जिनके समझ में आया, वीडियो को लाइक और जो नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।